बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। और अब तो कुर्सी की ऐसी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसकी चर्चा मोदी जी ने शुरू की। याद कीजिए 2024 के चुनाव से पहले प्रचार में मोदी जी क्या कहते थे, जहां भी जाते थे, मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। साल के साथ बताते थे। चलिए सत्ता में आ गए। अब उस जब से 2024 का चुनाव हुआ, नंबर कम हो गए भारतीय जनता पार्टी के। लोगों ने कहा भाई अब बीजेपी का कॉन्फिडेंस गिर गया है, मोदी जी टेफ्लॉन कोटेड अब दिखाई नहीं देते हैं, वैसा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देता। तरह की बातें हुई। राहुल गांधी जी चढ़ाव पर चल रहे हैं, राहुल गांधी जी जहां जाते हैं वहां रेला लग जाता है, संविधान 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 व्हाटएवर। अब मोदी जी कल एक कार्यक्रम में गए। कार्यक्रम था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, भारत में हो रहा है। और उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पहले तो ये बताया कि देखिए जब मैंने सत्ता में आया 2014 में, तो मैंने सबसे पहले ये काम शुरू किया कि भाई लोगों का बैंक अकाउंट खोलो। फिर उन्होंने जैम की बात उन दिनों की थी, जनधन अकाउंट मोबाइल जैम। तो उन्होंने कहा उस वक्त बहुत लोग सवाल पूछते थे, अरे भाई देश में बिजली नहीं आती कई इलाकों के अंदर, रिचार्जिंग कैसे होगी, कहाँ इंटरनेट नहीं आता, कैसे लोग इससे जुड़ेंगे, तरह की बातें। फिर मोदी जी उस फॉर्म में दिखाई दिए जो 2024 के चुनाव से पहले दिखाई दे रहे थे। वैसा ही कॉन्फिडेंस, वैसा ही दावा, और दावा भी 2029 का। 15 साल तो मोदी जी के फिक्स हो गए ये। अब उन्होंने अगले 5 साल पे भी दावा कर दिया, 29 में भी मैं ही आऊंगा। सुनिए जरा मोदी जी की बात। उन्होंने कहा ये जो आपका कार्यक्रम हो रहा है, कौन सा संस्करण है इसका, 5वां, 10वें में भी आऊंगा। सुनिए। आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे, और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। ये आपका 5वां समारोह है ना, तो 10वें में मैं आऊंगा। और तब आपने भी कल्पना नहीं की होगी, वहां पर आप भी पहुंचे होंगे दोस्तों। रवदेव जी, मोदी जी ने तो 29 पे भी दावा ठोक दिया। नहीं तो वो तो पार्टी घोषणा कर चुकी है कि मोदी जी ही 29 में भी प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वही उम्मीदवार होंगे। ईश्वर करे उनका सुंदर स्वास्थ्य रहे और उम्र इस रूप में रहे कि वो काम करें देश का। अगर अच्छा काम करेंगे और जो संभावना दिख रही तो देश उनको बहुमत देगा। मूल बात तो ये है। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस डोल गया जो है, वो अपने लोगों का वो एक दबाव बनाने का होता है। राहुल तो अभी वो कॉन्फिडेंस दिखा कि नहीं दिखा आपको? नहीं, इस समय तो पूरा कॉन्फिडेंस है। सुप्रीम कोर्ट के भी आपने देखा है, वहां भी एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था, यहां भी कॉन्फिडेंस दिख रहा था। जो व्यक्ति लगातार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए और जनसंघ में चुनाव को हारते हुए फिर उठ के खड़ा करते हुए काम करता रहा हो, उसको आप कहेंगे कि उसका तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस डोल गया है। तो जो सत्ता से लंबे समय रहने के बाद सत्ता से बाहर आए हैं उनका, आज जो सत्ता के लिए लंबा समय लगाया हो फिर सत्ता से चला गया हो, उसमें दोनों की सोच में अंतर होता है, जिसकी एक लंबी दृष्टि होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीति में एक ऐसी पार्टी है जिसकी एक निश्चित विचारधारा है, जो सत्ता में रह के उसको इंप्लीमेंट करेगी, लेकिन सत्ता में न रहने पर कैसे सक्रिय होना है इसकी पूरी व्यवस्था है। वहां निष्क्रिय होकर बैठने का कोई भी जो नेता है, उसके लिए कोई स्कोप ही नहीं है संघ परिवार के अंदर। उसके लिए वो सक्रिय ही रहेगा, देश के लिए काम करेगा, जो भी होगा। इसलिए कॉन्फिडेंस तो जोर जीत में या हार में किंचित नहीं भयभीत में अटल जी की कविता है, तो वो थोड़े होना है। वो तो राहुल गांधी जी की अपनी पॉलिटिक्स है कि कॉन्फिडेंस। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए इस साल जबकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश का माहौल है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, उसमें बहुमत से वंचित रहना जा इनके लिए आत्ममंथन, आत्मविश्लेषण का विषय है। ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन कोई कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा कि अब तो हम गए, अब हम कैसे खड़ा होंगे, ये तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। कि जो ट्रेनिंग होती है वो तो उस अवस्था की होती है कि शरीर का एक एक सांस भी निकल रहा हो
तब भी साहसपूर्वक कुछ क्षण भी देश के लिए अगर किया जा सकता है तो उठ के खड़े होके करो। तो उस प्रेरणा से कोई व्यक्ति अगर काम करता है, ये सब बातें हम मोदी जी के लिए कह रहे हैं, सबके लिए है। मोदी जी नहीं, जो भी स्वयंसेवक की सच्ची ट्रेनिंग हुई है, जो सच्चा स्वयंसेवक है, जिसने संकल्प लिया है, जो वहां का शपथ होता है लिया है, जिसने प्रशिक्षण लिया है, उसके अनुरूप काम किया है, सबके अंदर यही भाव रहता है कि सतत अपने को हम याद रखते हैं वहां, वो चाहे हम प्रधानमंत्री हो तब, चाहे हम कहीं भी हो। तो इसलिए कॉन्फिडेंस जोड़ने का चिंता जरूर होगी, न होने का कोई सवाल नहीं है। कार्यकर्ताओं के अंदर भी निराशा है तो वो भी दूर करना लीडरशिप का काम है, वो सारी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह जरूर सोचना चाहिए कि अगर कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में उस रूप में साथ नहीं दिया है, अगर उम्मीदवारों के साथ उस रूप में नहीं खड़े हुए हैं, और जो विपक्ष का झूठा नैरेटिव था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान, उसके विरुद्ध उस ढंग से लड़के उसका खंडन नहीं हो पाया है, तो ये थोड़े गंभीर चिंता। तो ये बात जुड़ी हुई है ना, जो वो केरल में इस पर संघ की बैठक चल रही है उसके साथ। अच्छा, इससे पहले भी तो बहुत सारी बैठकें हुई, यूपी में बैठक हुई, संघ प्रमुख की योगी जी के साथ भी बैठक हुई, हालांकि उसको नकारा गया। बड़ी बैठक हुई प्रांत प्रचारकों की, रांची के अंदर जो बैठक हुई थी 3 दिवसीय, वो भी एक बड़ी बैठक। क्या है ये, मुझे साल भर बैठक होती रहती है संघ का। चुनाव के बाद जो अब ये बैठकें चल रही है, मैं उससे नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव के बाद बैठक होगी, साल भर का कार्यक्रम संघ का तय होता है बैठकों का। ये जो बैठक हो रही है इसका मतलब ये नहीं है अभी दिल्ली में बैठक हुई है, कार्यक्रम तय थोड़ी है। नहीं, अब दिल्ली में बैठक हुई, लखनऊ में बैठक हुई, दिल्ली की जो बैठक हुई वो कोई समन्वय बैठक नहीं थी, नहीं, उसमें बीजेपी के साथ की बैठक, बीजेपी के साथ बैठक थी। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर बैठक हो गई, तो उसके अंदर तो 2 ही लोग गए थे, अरुण कुमार जी गए थे, दत्तात्रेय उज्ज्वल गए थे। वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बैठक थी, उसके अंदर संघ की चर्चा नहीं हुई। उसके अंदर बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है उस पर चर्चा हुई होगी, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी उस पर चर्चा हुई होगी, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा उसको लेकर चर्चा हुई होगी, और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच कैसा समन्वय रहेगा उसके वो शुद्ध रूप से राजनीतिक बैठक थी। और उसमें राजनीतिक रूप से क्या, इस बैठक के अंदर एक बड़ा राजनीतिक चर्चा होने वाली है, वो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेके। अच्छा। संघ का यह मानना है कि 2014 के बाद अब आर्टिकल 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे हैं, और संघ के एक पदाधिकारी जो जम्मू कश्मीर से आते जो इस बैठक में गए, मेरी उनसे बात हुई थी 3 दिन पहले, उनका कहना था कि हमें यह महसूस हुआ है कि जिस जहां अयोध्या में राम मंदिर बना इतना बड़ा, जिस राम मंदिर के दम पर हम पूरे भारत का चुनाव जीतने का दम भर रहे थे, उसी फैजाबाद में हम चुनाव हार गए। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जिस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटी, उसी जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह हार जाए। यह नहीं होना चाहिए कि फैजाबाद भी हारे और जम्मू भी हारे। तो इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ भी इसे एक अपने लिए चुनौती के रूप में ले रहा है। यह पहला चुनाव है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा संघ अपनी ताकत लगाने जा रहा है, क्योंकि यह संघ बताना चाहता है कि आर्टिकल 370 जो हटी है वो देश हित में हटी है, और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना बहुत जरूरी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ आना, इसी तरह से राम माधव का आना, जम्मू कश्मीर का प्रभारी बनना, यह सब संघ की रणनीति का हिस्सा है। और मुझे लग रहा है इस बैठक के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर भी संघ विशेष ध्यान देगा कि कैसे क्यों जम्मू कश्मीर में तो 18 को वोटिंग है। जो आप लोग सुनते हैं कि अब संघ ने ये तय किया है कि अब हम दखल बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी के अफेयर्स में, अब हमारा से बढ़ेगा, ये सब बातें सही हैं? नहीं, ये तो अपने आप में एक कंट्राडिक्शन है। आप कहें कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी, मैं तो मानता ही नहीं हूँ बात, वो तो अवधेश जी। लेकिन आप कहें कि नहीं, जम्मू कश्मीर की चिंता उनको है, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई इसकी चिंता होनी चाहिए, दिल्ली में दत्तात्रेय होस बोले, पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ बात करें, अरुण कुमार जी बात करें, फिर लखनऊ पहुंच जाए और फिर कहें कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये उसके आगे की बात है जो 13-14 का मैंने जिक्र किया कि जब प्रधानमंत्री पद की चिंता आपने की। और मैं इसको अपराध नहीं मानता। ये अपराध बोध क्यों है? राजनीति को मैं अपराध ही नहीं मानता। राजनीति हिंदुस्तान की लोकतंत्र की जड़ है। तो संघ भी यदि राजनीति कर रहा है और अपने सहयोगी संगठनों को राजनीति में दखल दे रहा है, इसको अपराध मानने की क्या बात है? मतलब जो लोग विरोधी हैं वो कह रहे हैं नहीं वो दखल दे रहे हैं, मैं उसको भी नहीं मानता। आपका सहयोगी संगठन है, आप घर के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आपके घर में जो भी बच्चे लोग हैं उनकी चिंता आप करते हैं कि नहीं करते हैं? कि वो शादी कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो विदेश जा रहा है, ये सारी चिंताओं पर चर्चा करना कोई अपराध नहीं है। इसलिए मैं इसको नहीं मानता। प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है ना, मैं उसको बेहतर बात मानता हूं कि जो 2024 के चुनाव नतीजे आए और उसके बाद पार्टी एक शैकल हो गई एक तरह से, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री जी इस तरह से बात करेंगे तो उससे शायद वो जो अविश्वास है, जो थोड़ा सा कमजोरी आई है, वो खत्म होगी और संगठन में और सरकार में जो बहुत सारे तार हिल रहे हैं ना, वो ठीक हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, इनके साथ खड़े होकर, सरकार के साथ खड़े होकर, संगठन के साथ खड़े होकर हम ज्यादा, ये जो नैरेटिव भी चला, अभी भी चल रहा है, जिसको आप कह रहे हैं बार बार, मैं ये कह रहा हूं
हाँ? जाति का वो आप जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि आप कन्विंस नहीं हो, आपका आत्मविश्वास डोल गया है। तो प्रधानमंत्री जब ये 2029 की बात करेंगे वो तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन वो एक विश्वास की जो बात है, लीडरशिप में जो कॉन्फिडेंस होता है वो पूरे संगठन को मजबूती से खड़ा करता है और वो शायद सरकार को, पार्टी को, दोनों को मजबूती दे। नतीजे तो जब 2029 में क्या होता है क्या नहीं होता अभी तो बहुत दूर की बात है, उसकी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक लीडर कॉन्फिडेंटली कोई बात बोलता है जो इंडिया ब्लॉक के किसी लीडर में अभी दिखाई नहीं देती। वो अभी दूसरी तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे तरह के नैरेटिव्स पर काम चल रहे हैं। इसलिए जैसे अभी बात हो रही थी, एक छोटा सा करेक्शन में कर दूं, जो कविता का जिक्र हम अक्सर करते रहते हैं ना, हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये शिवमंगल सिंह सुमन साहब की कविता है, वाजपेयी जी की कविता नहीं है, लेकिन वाजपेयी जी को बहुत पसंद थी इसलिए इसको हमें, हाँ, क्योंकि वो उनका लाइफ का नैरेटिव था। ज्यादातर लोग सोचते हैं उन्होंने लिखा, हाँ, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा बता दूं। लेकिन वाजपेयी जी का जीवन चरित्र जो है, राजनीतिक चरित्र, वो उस कविता से बहुत प्रभावी है। वो सामान्य ही रहते थे, वो हार जाएं जीत जाएं, और इसीलिए तो 1955 में पहला इलेक्शन लड़ा, तब हारे, तब से लेकर कितने चुनाव हारे। मैंने जो आपसे पूछा था, आप क्या संघ उस एक लाइन में उस भूमिका में, आप बोलिए। मैं जोड़ रहा कि देखिए, दोनों संघ के स्वयंसेवक रहे, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, दोनों संघ के संस्कारों से निकले, लेकिन दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग है। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति को एक किसी भी तरीके से हासिल करने के, एक वोट से आप सरकार चली जाती है, क्या नरेंद्र मोदी होते तो एक वोट से सरकार जाती उस समय? तो राजनीति करने का तरीका, और अमित शाह जी ने तो कह दिया है कि प्रधानमंत्री ने 2019 का जिक्र करा है कि 2029 में हम सरकार बनाएंगे। अमित शाह जी ने कह दिया कि 2047 तक हम सरकार बनाएंगे, क्योंकि 2047 में विकसित भारत चाहिए, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। तो 2047 तक भारतीय जनता पार्टी कहीं जाने नहीं वाली है, तो प्लानिंग लंबी है, संगठन उसके लिए तैयार कर रहा है। जो है ना, संघ का एजेंडा है कि वो विकसित भारत, और मैं समझता हूँ कि संघ उस पर मोटे तौर पर काम कर रहा है। सब चीजें उसकी सीढ़ी है, क्योंकि आप किसी ऊपर तक चढ़ना है, किसी मंजिल पे जाना है 10वीं पे, तो 2047 विकसित भारत संघ का नारा, संघ का नारा है, संघ के पूरा का पूरा प्लान ही उस पर चल रहा है। नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें तो तय होती है। अब इसको स्पष्ट कर दूं, ये हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन मानेंगे नहीं। कोई भी संगठन, सुनिए, 90, 98, 99 साल तक झूठ बोल के इतना नहीं बढ़ सकती है। अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएगी कि हमको राजनीति से लेना देना नहीं, और राजनीति करेगी, वैसा संगठन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये जो महीन है ना, उसको समझने की जरूरत है। राजनीति से उतना ही रिश्ता है कि भारत में लोकतंत्र है, हमारी विचारधारा की एक पार्टी काम कर रही है, वो विचारधारा पर रहे, वो हमसे सलाह मांगती है तो देंगे, नहीं मांगती है और सलाह की आवश्यकता है तब भी देंगे, वो कार्यकर्ता मांगते हैं तो देंगे, लेकिन हम प्रतिदिन की राजनीति में नहीं पड़ने वाले। वो ठीक है, वो प्रतिदिन की, लेकिन ना, लेकिन ये संघ राजनीतिक संगठन है। संघ सीधे मानती है कि सत्ता के माध्यम से समाज परिवर्तन नहीं हो सकता है, समाज परिवर्तन में सत्ता सहयोगी की भूमिका निभा सकती है। इतना एक पूरा सोच है, उसमें कहीं सत्ता है ही नहीं। और अंतिम कल्पना वही है कि न राज्यम न राज्यासीत, जब न कोई राज होगा न राजा होगा, उस कल्पना तक अगर देश को ले जाना है, जो शांति पर्व में महाभारत को कहा गया है, तो यह राजनीति वगैरह एक तात्कालिक व्यवस्था होती है। वो लंबे लक्ष्य से काम करना है कि हमको भारत को कहां ले जाना है। तो इसलिए ये जो हम लोग कहने लगते हैं कि राजनीति, चूंकि हम पत्रकार हैं, हम राजनीतिक दृष्टि से सोचेंगे, लेकिन आरएसएस अगर झूठा संगठन हो कि पॉलिटिक्स करते हुए चुनाव में स्वयंसेवक बीजेपी को सहयोग करे, लेकिन स्वयंसेवक बीजेपी के अलावा भी सहयोग मान लिया नहीं। अभी अगले आपने खुद कहा ना कि संघ वो अगर सलाह नहीं भी चाहिए तो भी देगा, अगर कुछ दिखेगा कहीं जो है वो देगा। हाँ, कहीं भटक रहे हो तो बताएगा। अभी आपकी बैठक हो रही है, चूंकि लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप की तरह था, तो उसमें तो ऑफिशियल बात होगी ना। ये तो सभी कह रहे हैं कि राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन राजनीति को वो हिस्सा नहीं मानते हो अपने लक्ष्य के लिए। और देखिए, उसका भी एक हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखिए। संघ का 1948 में गांधी की हत्या के बाद उसकी पाबंदी लगी, बैन कर दिया गया। और संघ का सबसे खराब दौर था 1980-50, समझे। बाला साहब के ये गुरुजी गोलवलकर वहाँ पर थे, वो संगठन पर काम कर रहे थे। उससे पहले उन पर आज़ादी के आंदोलन में भूमिका को लेकर सवाल हो रहे थे, फिर गांधी की हत्या को लेकर सवाल खड़े हुए, बैन लगा दिया। और बैन लगाने वाले कौन थे? सरदार पटेल थे, उस समय होम मिनिस्टर थे। उसके बाद संगठन का आर्थिक स्तर पर बहुत ढांचा गड़बड़ा गया, तो बाला साहब देवरस ने और कुछ और लोगों ने गुरुजी को सलाह दी, क्योंकि गुरुजी हमेशा राजनीति से दूर रहना चाहते थे संगठन को, और वो सामाजिक नेतृत्व के काम पर करते थे काम। तो कहा कि भाई ये देखो, हमारे लिए खड़ा ही कोई नहीं हुआ है, संघ के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ उस वक्त। तो उनका हमें पार्लियामेंट में, देश की डेमोक्रेसी में, देश की सरकारों में हमारी वॉइस होनी चाहिए, इसलिए संगठन होना चाहिए। और उस वजह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गुरुजी ने उसको परमिशन दी ना, बिना परमिशन के वो नहीं बना कि राजनीतिक दल बनाओ। और उसमें
पार्टी संघ के जो लोग थे, बड़े लोग, उसमें दीनदयाल जी सबसे पहले लोग थे। वाजपेयी जी का जिक्र करते हैं, लेकिन वाजपेयी जी फर्स्ट फेज वाले लोग नहीं है, वो सेकंड फेज वाले लोग हैं। और उन्होंने संघ के जितने राज्यों में संगठन थे, वहां पर जो नंबर 2 लीडरशिप थी, 1 नंबर का लीडर उन्होंने अपने पास रखा, नंबर 2 जो लीडर था उसको जनसंघ को दे दिया। अच्छा, उस पर काम किया। लेकिन जब बलराज मधोक गए, हाँ वो मैं कह रहा हूँ बहुत सारे लोग गए, 8-10 लोगों को एक साथ उन्होंने दिया था, उनका जिक्र मैं नहीं कर रहा। फिर जब संघ पर से बैन हटाने की बात हो रही थी गांधी की हत्या के बाद, तो सरदार पटेल ने कहा कि चर्चा हुई, ये हुआ, तो उनका भी आपका तो संविधान ही नहीं बना हुआ है, इसका एक लिखित संविधान होना चाहिए। उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, तो संविधान बनाने की बात हुई, संविधान बनाया गया, संविधान तैयार हुआ। उसमें सरदार पटेल ने ये शर्त रखी, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता रहा हूं मैं, कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूं। इंटरेस्टिंग है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि सरदार पटेल ने शर्त रखी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन के तौर पर काम नहीं करेगा। ये संविधान में कहा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। विचारधारा भी यही होगी, क्योंकि गुरुजी तो इसको मानते ही नहीं थे। लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है। शायद ये भी एक कारण है कि संघ आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक्टिवली तो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी हर चीज पर, बड़े फैसलों पर वो अपना ध्यान दे रहा है। और डे टू डे तो किसी में भी नहीं होता। सौरभ जी यहाँ पर डे टू डे तो सारी चीजों पर बात नहीं करते ना, डे टू डे अलग लोग जिम्मेदारी लेते, वो पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन उस पर काम करता है। और एक ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बता रहा हूँ कि क्यों पॉलिटिक्स से दूर नहीं, ये दूसरा जो आपका आया कि कोई ऐसा लिखित समझौता हो, ये वैसे ही देखिए, बाकी कुछ बातें कहे उसमें थोड़ा सा सच है, वो बताऊंगा। नहीं, थोड़ा सा सच है कि उस समय बहस चली थी, 2 भाग थे कि हमको राजनीति में जाना चाहिए। जब गांधी जी की हत्या पर बैन लगा है तो हमारे लिए बोलने वाला कहीं कोई नहीं है, और वो इतना आसान नहीं था कि बाला साहब जी ने कहा हो गया, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन जो दूसरी बाला साहब जी अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग। अरे आपने बोला है कि दूसरी बात जो ये कह रहे हैं उसका कोई लेना देना संघ का यह है कि भाई आपकी हमको पता तो चले कि संविधान क्या है। कोई इनके शर्त पर मान करके और समझौता करके, ये वैसे ही है जैसे कहा जाता है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन ऐसा भारत के साथ समझौता है जैसे हम उनके कॉमनवेल्थ खिलाने के बाद। वैसे अब हिस्ट्री की क्लास नहीं बनानी है हमको, लेकिन हम ये कर रहे हैं, आज पर लाना है। नहीं, हाँ। उसमें संविधान बना, ये बात सही है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि संघ का कोई स्वयंसेवक देश बाह्य निष्ठा और हिंसा में विश्वास न रखने वाले राजनीतिक दल का। क्या संघ बीजेपी को चलाता है? नहीं, मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन भी आवश्यकता पड़ने पर। अगर संघ को लगता है कि कभी कोई बहुत बड़ी गलती हो रही है तो वो बात करते हैं। ये होता है। आज के दौर में संघ की चिंता क्या है? संघ की चिंता यही है कि इस समय देश में जो नए सिरे से जिस जाति को हमने जो है लगभग हिंदू के नाम पर किया था, वो राजनीति में फिर से हावी हो रही है। जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो कई तरीके से देश पर हावी है, उसमें खड़ा होने की आवश्यकता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर निराश हैं अपने कारणों से, तो उनके अंदर फिर से खड़ा करने के लिए उस विचार को कैसे ले जाया जाए, वो उसकी चिंता। और जो संघ ये काम नहीं करेगा। और जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, जैसे जाति से जुड़ा जातिगत जनगणना हो कि ना हो, संघ ऐसे मुद्दों पर, क्या स्पेसिफिक मुद्दों पर राय देता है अपनी? बिल्कुल सलाह देगा। इस मामले में बड़ा विषय, ये पूरे देश और समाज को प्रभावित करने वाला विषय है। संघ जानता है इस बात को कि इसके परिणाम क्या होंगे, करवाने के क्या परिणाम होंगे और न करवाने के क्या परिणाम होंगे। संघ के पास जमीनी स्तर से फीडबैक आता है। संघ के जमीनी स्तर के जो प्रचारक है, जो शाखा लगाते हैं, जो शाखा में जाते हैं, वो सारा फीडबैक संघ के पास नीचे से ऊपर तक आता है। तो उनको पता था कि इस बार 240 रहने वाली है? बिल्कुल, संघ के पास इस बात का पूरा अपडेट था कि आपका प्रभाव कैसे रहने वाला है, आप कैसा प्रदर्शन करने वाले हो। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी कहते हैं कि सर्वे करवाते हैं, उससे बेहतर तो संघ के पास अपने प्रचारकों से जमीनी स्तर पर आता है कि आपका प्रदर्शन किस चुनाव में कैसा रहने वाला है, और संघ उसी आधार पर फीडबैक देता है कि भाई जमीनी स्तर की सच्चाई यही नहीं जो आपके पास आ रही, जमीनी स्तर पर यह स्थिति है। तो मुझे लग रहा है कि बड़े विषय जो है उसको लेकर संघ जरूर बोलेगा। संघ इस बात पे ही बोला कि इस बार आप 240 आ गए हो, आप 5 साल ऐसा क्या करने वाले हो कि आप 140 पे ना आके 340 पे जाओगे, तो उस पर भी चर्चा होगी। आने वाले चुनाव को लेकर भी फीडबैक पार्टी देगी। नड्डा जी गए तो नड्डा जी संघ के अंदर की तो बात करेंगे नहीं। नड्डा जी राजनीतिक व्यक्ति है, तो वो अपनी पार्टी की तैयारी बताएंगे, वो बताएंगे कि पार्टी आगे बढ़ने के लिए क्या कर रही है।